सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये अल्लाह का शुक्र है सारे हमारे कंप्लीट हो गए। और आज इंशाअल्लाह ताला जो हमारा इरादा है वो चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 2, 3, 4 ये 3 चैप्टर हैं जिन्हें आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तीनों तो नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, तो चैप्टर नंबर 2 करेंगे और उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का मौका मिल जाता है तो फिर एक आध चैप्टर रह जाएगा, उसको फिर मैं अलग से टाइम दे के डिस्कस करके ख़त्म करा दूंगा। और फिर आपने अगर कोई बात डिस्कस करनी है, कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझसे अलग से बता देंगे, मैं इंशाल्लाह ताला उसके हिसाब से तरतीब बना लूँगा। क्योंकि जब आपकी क्लासें हम लोग ख़त्म करेंगे, ऑफ करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर जो दूसरी क्लासें हमारी जो लेट स्टार्ट हुई हुई हैं हम उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देकर उनका कोर्स ख़त्म कराने की कोशिश में लगेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी पढ़ाई के हिसाब से प्रॉब्लम मसला हो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला उसको हल कर देंगे। अगर 6 जून के बाद से फ़िज़िकल हो जाता है फिर तो आप आके भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ऑफिशियली तौर पे जो है वो आपका आने वाली वीक का वेडनेसडे लास्ट होगा, उसके अंदर वेडनेसडे तक आपके मामला सारे इख्तिताम पजीर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। चैप्टर नंबर 2 के अंदर मेरे पास जो एमसीक्यूज़ की तादाद है वो अगेन आपके एमसीक्यूज़ की तादाद से कम होगी। मेरे पास है 63 चैप्टर 2। आपके पास कितने बता दीजिएगा। से 91। तो बस वो बाकी सारे वही होंगे, रिपीटेड, आप उन्हें देख लीजिएगा। और पहला जो एमसीक्यूज़ मेरे पास यहाँ मौजूद है मैं पढ़ देता हूँ, वो है आई क्रॉस जे डॉट के इज इक्वल टू। यस सर, यही है। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। आई क्रॉस जे, और सबसे पहला है आई क्रॉस जे डॉट के इज इक्वल टू। सबसे पहले आई क्रॉस जे जो होता है ये के बराबर होता है, पॉजिटिव के बराबर, और के का डॉट जो होता है ये 1 के बराबर होता है, तो इसका जवाब है 1। इसके बाद द वेक्टर विच कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट एंड डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इस वेक्टर का नाम रखा जाता है बेटा फ्री वेक्टर। और दूसरा है टू पैरेलल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 3 यूनिट आर एडेड। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे ऐड करके आप रिजल्टेंट बना सकते हैं। तो 4 में 3 आप ऐड कर लें तो जवाब आएगा 7 यूनिट। अगर इफ अ वेक्टर इज डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी जो होता है उसका नाम होता है पावर। और इसके बाद अच्छा कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर नंबर बच्चे पूछ रहे थे कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 है। इसके बाद था द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये बराबर होता है पावर के। और ये मैंने क्लास में भी सिखाया था, ए डॉट बी ज़ीरो और ए क्रॉस बी ज़ीरो होता है, और ए ज़ीरो ना हो तो बी वेक्टर जो होता है वो ज़ीरो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये क्लास के अंदर मैंने आपको डिटेल से भी बताया था ये वाला, इसका जवाब किस तरह से ज़ीरो आता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड जे, आई और जे दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट हमेशा ज़ीरो होता है। 7 की बात कर रहा हूँ, जवाब है ज़ीरो।
टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ मेक्स एन एंगल ऑफ 180। ये बहरहाल इसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट इन द सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस में ये हट गया। लॉ ऑफ कोसाइन से रिलेटेड है, तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब वो एक दूसरे के साथ, उनका जवाब क्या होगा, मिनिमम होगा ज़ीरो। जब वो एक दूसरे के साथ अपोजिट होती हैं तो नतीजे में उनका जवाब हो जाता है ज़ीरो। दो फोर्सेज हैं, दोनों सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी, और जब उनको जोड़ेंगे तो जवाब हो जाएगा ज़ीरो। पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी। आई क्रॉस जे, आई और जे का क्रॉस लेंगे तो जो मिसिंग है तीसरा के, वो जवाब आएगा, और प्लस के जवाब आएगा इसका, ठीक है। अच्छा, ए आई है, बी जी है, तो ए क्रॉस किसके बराबर होगा, इसका जवाब है आपका ए बी के। पहला पर प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस जी, तो अगर आप क्रॉस निकालते हैं तो जवाब आएगा प्लस ए बी के। ये आप ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने शायद क्लास में भी बताया था। 12 जो है वो ऊपर ऑलरेडी आ चुका था, उसी को दोबारा यहाँ पे अल्फाज बदल के लिखा गया। दो फोर्सेस हैं, एक ऑब्जेक्ट पे लगती हैं, उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा अगर उनके दरमियान एंगल हो 180 डिग्री। ए डॉट भी जीरो है और ए जीरो ना हो तो वेक्टर बी किसके बराबर होगा। जवाब क्या है कि जब भी दो वेक्टर का डॉट जीरो हो और ए जीरो ना हो तो वेक्टर ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर के होंगे, ठीक है। बी ए के साथ परपेंडिकुलर होगा, ऑप्शन सी। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट के, सबसे पहले जे और आई, जब जे और आई आप निकालेंगे तो जे और आई का जवाब क्या आएगा, क्रॉस के अंदर के आएगा, लेकिन जे और आई जो है वो क्लॉक में घूमता है बेटा, क्लॉक, और क्लॉक में जो जवाब होता है वो माइनस होता है, यानी माइनस के। फिर के और के का जो डॉट बनाएंगे वो आएगा 1, लेकिन माइनस के साथ आएगा तो जवाब आएगा -1। दोबारा सुन लें, जे और आई का क्रॉस लेंगे तो के आएगा, लेकिन माइनस के होगा। वजह क्योंकि जे और आई को, जे को जब आप आई की तरफ रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो क्लॉक होता है, क्लॉकवाइज होता है, और उस क्लॉकवाइज की वजह से जवाब माइनस में आता है। मैंने क्लास में बताया था, चैप्टर नंबर 2, आप उसमें देख सकते हैं। क्रॉस के अंदर ये प्रॉपर्टी वाली जे आई आपको माइनस के मिलेगा, फिर माइनस के और के बराबर होगा उसका डॉट 1, और माइनस की वजह से -1, यानी ऑप्शन सी। आई जे के आर यूनिट वेक्टर, तो फिर के डॉट आई क्रॉस जे, ये पहले भी आ चुका है, इसका जवाब है 1 के बराबर होगा। इसके बाद 16 आ रहा है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई का जवाब क्या होगा, आई क्रॉस जे का जवाब होगा के, जे क्रॉस आई का जवाब होगा माइनस के, और दोनों का के और के का डॉट जो होगा वो बराबर होगा 1, माइनस की वजह से -1, ऑप्शन सी। द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड, जब दो वेक्टर को आपस में जमा करते हैं तो जो जवाब आता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। A vector is resolved into its components such that component make an angle of 90 degree with other, then these component are known as, इन्हें कहते हैं हम लोग rectangular components. When two equal and opposite vector are added, then their resultant will be, जब दो बराबर और opposite vector आपस में ऐड किया है तो उनका जवाब जो होता है जीरो मैग्नीट्यूड का आता है। If a vector of 10 Newton lies along x axis, then is y component, अगर एक वेक्टर x एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कंपोनेंट जीरो हो जाता है। और अगर ये वाला एमसीक्यूज इस तरह दिया जाता है कि यही वेक्टर अगर y एक्सिस पे लाई करता तो फिर इसका x कंपोनेंट जीरो हो जाता, ठीक है। एक फोर्स है, देखिए इसका अगला वाला इन्होंने पूछा है कि फोर्स है 5 न्यूटन की, जो y एक्सिस पे लाई कर रही है, उसका x कंपोनेंट क्या होगा, तो जवाब है जीरो होगा। अ वेक्टर हुज टेल लाइज एट द ओरिजिन, एक वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पर है, एंड हुज हेड लाइज एट द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, जिसका हेड किसी पॉइंट पी की तरफ पॉइंट कर रहा है स्पेस में, उसका नाम क्या होगा, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन बताता है। यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय, यूनिट वेक्टर मिलता है वेक्टर डिवाइडेड बाय ओन मैग्नीट्यूड, यानी ऑप्शन ए। आ वेक्टर जिसकी कीमत में यूनिटी होती है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका जवाब है यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जिसकी कीमत जीरो होती है, उसका जवाब होता है नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो कीमत में मुख्तलिफ हो, डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड बट सेम इन डायरेक्शन, और कॉल्ड, ऐसे वेक्टर जो कीमत में मुख्तलिफ हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, उन्हें कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि कीमत में सेम नहीं है, उन्हें कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। टू वेक्टर्स इन विच आर इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दो वेक्टर जो डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो, उन्हें आप कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड सेम वेक्टर बी के बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कहेंगे कि ये उसका नेगेटिव वेक्टर है, ऑप्शन बी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए और बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी
बराबर है ए बी कॉस थीटा। इसका जवाब ऑप्शन बी है, लेकिन उसमें जो वेक्टर ए है वो मिसिंग है, आप वेक्टर ए लगा लीजिएगा 29 के ऑप्शन बी में। ए डॉट बी बराबर है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ऑप्शन बी। अगर ए डॉट बी जीरो है तो इफ द एंगल बिटवीन ए बी, जब ए डॉट बी जीरो होता है तो ए बी के दरमियान एंगल 90 होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है, इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ तक मुझे ओके कर दें कि यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है। कोई यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दीजिएगा, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है आपके पास 29, दोबारा सुन लें। 29 का जवाब है ऑप्शन बी, ए डॉट बी बराबर, यानी ए और बी का जवाब है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। 21 और 20 दोबारा सुन लें। 20 का जवाब है जीरो और 21 का जवाब भी जीरो ही है। ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी सी, इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जे डॉट आई दोनों डिफरेंट है, जवाब जीरो होगा। ए डॉट बी बराबर ए बी इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए डॉट बी का जवाब ए बी आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो ही जवाब ए डॉट बी का ए बी के बराबर आएगा। इसके बाद लिखा है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द स्केलर देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। विच वन इज द स्केलर प्रोडक्ट, इनमें से कौन स्केलर प्रोडक्ट है? जवाब है वर्क एंड पावर। ए डॉट ए किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर के बराबर होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव, दो स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर का नेगेटिव कब होगा? जब वो एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? एंटी पैरेलल, यानी अपोजिट होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसका जवाब है बी। द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए बी इज रिटन बाय ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, यानी ऑप्शन बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट इनमें से कौन सी बात जो है वो सही लिखी हुई है? ए क्रॉस ए बराबर जीरो के होता है, याद रखें, ए क्रॉस ए बराबर जीरो के, यानी ऑप्शन सी। ए क्रॉस बी जीरो कब होता है? जब ए और बी के दरमियान एंगल होता है 0 डिग्री। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर देता है, क्वांटिटी देता है, तो उसका जवाब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट है? जवाब है टॉर्क। 44 पे आ गया ए क्रॉस बी बराबर है ए बी, और ये जवाब ए बी उसी वक्त आएगा जब ए और बी के दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री। इफ टू वेक्टर्स लाई इन एक्स वाई प्लेन देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट लाइज, अगर दो वेक्टर एक्स वाई पर होते हैं तो उनका जब क्रॉस निकलता है उससे नया वेक्टर आता है, वो हमेशा जेड एक्सिस पर होता है। तो यहाँ क्योंकि जेड एक्सिस नहीं लिखा तो इसका जवाब होगा अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ए और बी मिलकर जो प्लेन बनाएंगे, सतह बनाएंगे, उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। चैप्टर नंबर 2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आप, तो उसमें डायग्राम नजर आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्लास में भी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देके बताया था। along perpendicular to that line 45 था ये। 46 when we take cross product of two vector a and b which statement is true, तो इसके अंदर जवाब आप जानते हैं, इसका जवाब है हमारे पास c, a क्रॉस b is equal to minus b क्रॉस है। the cross product of two vector is a negative vector when the vectors are, जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ होते हैं कैसे? 270, 180 पे तो नहीं होते, 180 पे जीरो होता है, 270 पर होगा। 270 पर क्यों होगा? उसका जवाब बहुत आसान है, ये देखें, जब दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस लेते हैं तो उसमें साइन आता है, और साइन के साथ जब 270 का एंगल लगेगा तो वो जवाब आएगा -1। तो इसका मतलब जवाब है 270, रोटेटेड थ्रू 270। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो, कब जीरो होता है? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, ऑप्शन सी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ द वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, जब दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड होते हैं तो उसका जवाब होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऑप्शन सी। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर ए और बी दो वेक्टर, इनमें कौन सी बात सही है? तो इसका जवाब है सी सही है। नहीं सॉरी, इनमें से कौन सी बात सही है? तो पहली वाली बात सही है।
ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, ये सही नहीं है। ए डॉट बी बराबर माइनस बी डॉट है, ये भी सही नहीं है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आ चुका है, मुझे याद आ रहा है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट, ये पेपर में आ चुका है। और इसके बाद दोबारा वही वाला रिपीट हो रहा है। ए डॉट बी ज़ीरो है, ए क्रॉस बी भी ज़ीरो है, तो ए और बी कैसे होंगे? ए और बी में से कम कोई एक नल वेक्टर होगा, ऑप्शन सी। अब ए एंड बी आर टू वेक्टर, देन अगर ये भी दो वेक्टर हैं तो इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका जवाब भी थोड़ी देर पहले दिया था, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए के बाद इन्होंने सिंबल नहीं लगाया कि क्या सिंबल होना चाहिए, शायद डॉट होगा। आई डॉट जे हैज़ वैल्यू, आई डॉट जे जो होता है वो ज़ीरो होता है, फिर ज़ीरो के को जवाब करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन इन्होंने के बाद जो है ना वो नहीं बताया कि डॉट है या क्रॉस है। 53 की बात कर रहा हूँ। हम डॉट मान लेते हैं तो ज़ीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और अगर क्रॉस मान लेते हैं तो फिर के और के का जवाब तब भी ज़ीरो ही आ जाएगा। जे और जे का क्रॉस क्या होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। फिर वही वाला रिपीट हो गया, ए डॉट बी ज़ीरो है और ए ज़ीरो नहीं है, बी ज़ीरो नहीं है, तो ए और बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। ज़्यादातर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। फिर वही वाला दोबारा से रिपीट हो गया 56 में, ए डॉट बी ज़ीरो, ए क्रॉस बी। आप देखें बार बार वही आ रहा है, इसका जवाब क्या होगा? ज़ीरो। 57 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है उसका जवाब होता है हाफ ए क्रॉस बी, ऑप्शन सी, हाफ ए क्रॉस बी। टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 403, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है और 403 है, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाना है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 प्लस हो गए 25। रूट मैंने बोला था रूट से निकालेंगे तो जवाब आएगा 5 यूनिट। आई जे के यूनिट वेक्टर हैं और के क्रॉस जे निकालेंगे अगर, तो के क्रॉस जे जो होता है ये क्लॉक वाइज में होता है, याद रखें। और जब ये क्लॉक वाइज में होगा तो इसका जवाब आएगा आई माइनस आई, या जवाब होगा -1। तो यहाँ माइनस आई मौजूद है, -1 भी मौजूद है, लेकिन मैंने आपको बताया था पीरियोडिक जवाब -1 है, माइनस आई है, सॉरी, -1 बाद में आता है, तो माइनस आई इसका सही जवाब है। अगर ए वेक्टर 5a जे है, बी 2 के है, तो a माइनस बी क्या होगा? आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, आई जे के सब मिला के लिख लें, 5i प्लस जे माइनस 2 के, 5i प्लस जे माइनस 2 के, और इसका है ऑप्शन सी। y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो है 15 यूनिट है, when it's form an angle of 50 degree with positive x axis। ये एमसीक्यू सही से यहाँ पे टाइप नहीं हुआ हुआ या कंप्लीट नहीं है। ये इन्होंने यहाँ पे क्या पूछने की कोशिश करी है कि द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज 15 यूनिट व्हेन इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी एक वेक्टर का वाई कंपोनेंट बताना है जब वो 15 डिग्री है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 50 का एंगल बना रहा है। तो वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखें साइन थीटा लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री, आंसर इज 11.4, यानी 11.5। 49 को राउंड अप करेंगे तो 11.5। ये मैंने कैसे किया? वाई कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा वेक्टर और साइन थीटा लगा के लेते हैं, एक्स कंपोनेंट होता है वेक्टर और कॉस थीटा लगा कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट के, फिर वही वाला दोबारा से आ रहा है यहाँ पे, आप जीरो लिख लें क्योंकि अगेन यहाँ पे कुछ नहीं बताया इन्होंने शुरू के अंदर के बाद। और दो फोर्सेज हैं 50 और 10, इनमें से कौन सी फोर्स इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता? तो 10 में से 5 को माइनस करें, 5 आएगा, प्लस कर लें इन दोनों को, तो इसका जवाब जो है 15 आ जाएगा। 10 और 15 का स्क्वायर लेके रूट से निकाल लें तो भी बड़ा जवाब आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा पॉसिबल जवाब है जो नहीं हो सकता? 6 न्यूटन की पॉसिबिलिटी है क्योंकि 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ रहा है, तो 5 के बाद ही 6 आता है। लेकिन कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये नहीं हो सकता? जवाब वो है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप कोई भी तरीके से रिजल्ट निकालेंगे, जवाब हर कीमत पे नंबर 5 से बड़ा आएगा, 5 से छोटा नहीं आएगा। और 4 न्यूटन जो है 5 से छोटा है, इसलिए इसका जवाब है 4 न्यूटन। चैप्टर 2 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्कस कर लें।
सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें, यहाँ तक सब समझ में आ चुका है? ओके कर दें, शाबाश, जल्दी से। जी सर। बाकी बच्चे भी बताते हैं भाई, जल्दी से, शाबाश। अच्छा जी, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 के जो MCQs थे ये कंप्लीट हो गए, अल्लाह का शुक्र है। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ और देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या। अच्छा, एक सवाल किया गया तो इसका जवाब है बेटा, अगर आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो आपका ये सवाल जायज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है आपने, तो फिर आप MCQ खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जाहिर सी बात। ये जो MCQs के हम आपको जवाब सारे बता रहे हैं, ये असल में बेसिकली तौर पे आपका अपना सेल्फ असेसमेंट है। अब कोई चैप्टर आप अगर सीखते हैं तो MCQs के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं ना अपने आप को कि आपको वो चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, MCQs के जवाबात के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारे MCQs जो हैं उसके लिए। अब इसमें की नहीं दी गई, वरना की से खैर कंफर्म हो जाता है, लेकिन की नहीं दी गई, इसी वजह से हम आपको ये वाले सारे सॉल्व करा रहे हैं। अब बाकी जो इसके बाद हैं वो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि वो सारे ज़्यादातर रिपीटेड है। अगर उनमें से कोई आपको ऐसा मिले जो रिपीटेड ना हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर लें उसके बारे में, तस्वीर खींच के बता दें कि ये वाला जो है इसका जवाब दे दें। बाज़ दफ़ा बच्चे मुझे बहुत ही अलग अलग मुख्तलिफ़ टाइम पे मैसेज करते हैं और मैं इस पोजीशन में नहीं होता कि उन्हें रिप्लाई उसका सही से दे सकूं। तो इसका सबसे बेस्ट टाइम है कि अगर आप रात को 10 बजे के बाद जो है ना मुझसे इस हवाले से व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं कि ये जवाब दे दें, ये बता दें या ऐसी कोई चीज़, तो मैं इंशाल्लाह ताला उस वक्त फ्री होता हूँ, तो आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। बाकी MCQs आपने खुद ने ट्राई करने हैं। आप इतने सारे हैं, सारे के सारे 100 है, बाज़ दफ़ा 100 से ज़्यादा हैं, सब हम कहाँ कराते फिरेंगे, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने तकरीबन अगर आधे आधे से ज़्यादा करा दिए सारे के सारे ना, तो आप बाकी को ट्राई करके अपने आप को भी चेक करो कि आप कितने पानी में हो। कि और उसके लिए ज़रूरी है कि जिस चैप्टर के आप ट्राई करना चाहते हो पहले उसकी थ्योरी अच्छी तरह से देख लो और उसके बाद उसे देखो। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर जो आपके पूरे सेक्शन सी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने बताया था आपको सेक्शन सी के हवाले से पूरे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 वो सारे फ़िल्टर आउट कर लिए। मेजॉरिटी आपकी तैयारी हो गई होगी माशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। बस अब तो दिन रात तैयारी में ही लगाना है आपने। तो इंशाल्लाह करीब वो फ़ाइल या आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह वो फ़ाइल मैं आपको आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। उसमें सेक्शन सी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस और ग्रैंड टेस्ट किट को भी सामने रखते हुए हमने सब निकाल दिए हैं। आप उनको फाइनलाइज तैयार कर लें इंशाल्लाह। उसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है, आप उसे तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेरे पास जो MCQs हैं उनकी तादाद है तकरीबन 71। अब देखें ये 71 बहुत ज़्यादा है। अब फ़र्ज़ करें यार 150 हो, तो इतने ज़्यादा 150 MCQs कौन कराएगा, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है बेटा ये तो। और हमें सेशन भी एंड करना है, तो कम से कम 71 है, तो एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्लोजेस करा दें। मैं MCQs करा करा के ही थक गए। सबसे पहला जो MCQs है उसे ज़रा देख लें आप। अब मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आपके पास 71 है तो आपके पास टोटल कितने, मैं ये भी नहीं पूछ रहा। आपसे मुझे पहला MCQs कंफर्म कर दें कि सबसे पहला जो MCQs है वो आपके पास यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और वो है इक्वेशन F इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी रिप्रेजेंट। जी सर यही है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन F इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी रिप्रेजेंट स्टोक्स लॉ। इसका जवाब स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शंस गिवन बाय ऊपर से लिया गया है, तो इसका जवाब ऑप्शन बी है 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स नॉट प्रोपोर्शनल विद मास ऑफ द स्फीयर, ऑप्शन डी। एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री, इसमें फॉर्मूला लगेगा A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी की वैल्यू 9.8 होती है, साइन थीटा के अंदर साइन 30 डालें, साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, 0.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम यूनिट होती है न्यूटन इनटू सेकंड, ऑप्शन बी। इसके बाद है व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन
एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन आर, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। ऑप्शन बी। अच्छा गौर से देखें, ऑप्शन ए और बी दोनों एक ही बना दिए गए हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों एक ही बना दिए गए हैं, तो इसलिए किसी एक के अंदर जो साइन है ग्रेटर और लेस का उसे घुमा दें। और इसका सही जवाब जो है वो एफ एस ग्रेटर एफ के है। बस ये आप सही कर लें, ए और बी दोनों में सेम साइन हो गया है, बस ये वाला जो है इसको घुमा कर कर दिया गया। तो आप किसी एक में सिंबल बदल दें, जैसे ये सिंबल लिखा हुआ है इसको इधर कर दें। इसका सही जवाब है एफ एस ग्रेटर एफ के। स्टोक्स लॉ होल्ड गुड फॉर, जो जवाब है इसका मोशन थ्रू अ विस्कस मीडियम, ऑप्शन बी। अगर एफ लिमिटिंग फंक्शन है और आर नॉर्मल रिएक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो होगा म्यू बराबर एफ आर, यानी ऑप्शन ए। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसकी वजह से उनका मोशन जो होता है उसके दरमियान रुकावट आती है उसका नाम होता है विस्कोसिटी सी। जब एक कांस्टेंट फोर्स लगती है तो नतीजे में कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट होता है, याद रखिएगा। इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी मुसलसल अपनी जगह बदलती है तो उसको हम लोग मोशन में कहते हैं। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज करती है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। 12 यूनिट टाइम में डिस्टेंस जो कवर होता है उसको स्पीड कहते हैं। बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है उसके पास हमेशा जीरो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएं, ये वो टॉपिक्स थे जो हमने चैप्टर 3 में आपको डिस्कस नहीं करा है, और इनके रिड्यूस सिलेबस के अंदर इनका लिखा हुआ भी नहीं है, यानी ये मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे ख्याल से ये सब के सब नहीं है। अगर आप रिड्यूस सिलेबस में देखें तो रिड्यूस सिलेबस में स्टार्ट हो रहा है पुली से स्टार्ट हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और इनके न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल नंबर 1 चैप्टर 3 की बात कर रहा हूँ, 2 3 4, और ये न्यूमेरिकल वगैरह जो है ये भी अब रिड्यूस सिलेबस से कट गए हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज जो आप देख रहे हैं जो यहाँ से चल रहे हैं ये सब कट गए हैं। मैं आपको इनकी तादाद बता देता हूँ ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 11 से लेकर जो है ये 20 तक आ रहे हैं, ये सारे कट चुके हैं, सब रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कट गए। 21 न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी रिड्यूस सिलेबस से मुझे याद नहीं पड़ता है। एक्शन रिएक्शन ऑफ टू बॉडीज अपॉन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डिफरेंट नहीं, इसका है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन सी। न्यूटन स्टेट लॉ, सेकंड लॉ स्टेट दैट एक्सेशन ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जी ये सही है। न्यूटन सेकंड लॉ, ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी भी सही है मोमेंटम के हिसाब से, कि फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। खैर इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी डोरी से लटका दिया जाता है तो वो फोर्स जो कि डोरी के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, डोरी के साथ लगती है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो होती है वो हमेशा एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, जी एनी पॉइंट, डोरी में किसी भी जगह पर हो सकती है, किसी मखसूस जगह पे नहीं बल्कि पूरी डोरी में किसी भी जगह पर टेंशन हो सकती है। मैग्नीट्यूड टेंशन जो होती है तमाम पॉइंट पे एक ही जैसी होती है, रिमेन कांस्टेंट, अलग अलग नहीं होती, सेम होती है, एक ही जगह पे होती है, क्योंकि जब ये किसी भी जगह पर हो सकती है तो उसकी वैल्यू भी सेम होती है। हाँ भाई ये ज़रा थोड़ा सा आपके लिए इम्तहान है। व्हेन टू बॉडीज मूव वर्टिकल, ये पूरा लिखा सही नहीं गया, शॉर्ट बनाया गया है। जब दो बॉडीज वर्टिकली मूव करती हैं थ्रू अ पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, तो उनका एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला कौन सा होगा जब m1 बड़ा m2 से होता है। तो इसका फॉर्मूला यकीनन जाहिर सी बात है बी, इसका जवाब सही है। ए m माइनस वन m2 अपॉन a1 प्लस m2g, और दूसरा जो आ रहा है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, यानी ऑप्शन बी। और जब एक बॉडी वर्टिकली मूव करे और दूसरी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो तो एक्सेलेरेशन टेंशन कौन सा होगा, तो इसका जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, m1g अपॉन m1 प्लस m2t, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, यानी ऑप्शन बी। अब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम कहलाता है, दोनों का जवाब मोमेंटम है। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा
अच्छा 31 पे था ज़रा मैं, तो इसका जवाब है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। जो ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, उसमें डेल्टा टी डिवाइड होता है, एफ के पास मल्टीप्लाई कर जाता है, तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जो होता है मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। सही है। अच्छा फोर्स एंड टाइम जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसको एक नाम और भी देते हैं, वैसे तो चेंज इन मोमेंटम है लेकिन इसका एक नाम और भी है फिजिक्स में, इसको इम्पल्स भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब बोथ ए एंड बी है, बोथ ए एंड बी पे टिक लगाइएगा। अच्छा जी 35 तक करके एंड कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 m2 v2। अच्छा ए भी सही है, पहला वाला बोथ ए भी नहीं है, पहला सही है क्योंकि वैल्यूज को बस आगे पीछे मूव किया गया है, तो पहला वाला सही है। जब बहुत सारी बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी फोर्सें लगाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एन आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अच्छा इसके बाद 35 जो है ये कट जाएगा क्योंकि कोलिजन उन्होंने हटा दिया है, 36 भी कट जाएगा, कोलिजन हटा दिया है, 37 भी कट जाएगा, 38 भी, 39 भी, 40, 41, 42, 43, 43 तक जो है वो सारे के सारे कट गए। ठीक है, अब क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास मुलाकात करते हैं। आने वाले वीक जो है उसके अंदर ये जो रिमेनिंग थोड़े से रह गए हैं ये और चैप्टर नंबर 4 ये मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा इंशाल्लाह। और फिर अगर आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है, कोई भी बात पूछनी है किसी भी हवाले से कुछ भी, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से क्लास ऑर्गेनाइज कर दूंगा अलग से आपको इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन भी आप किसी टाइमिंग पे हम अरेंज कर सकते हैं और उस टाइम के ऊपर आप जो बात डिस्कस करना चाहें, आप माइक सारे ऑन होंगे, कोई सवाल करना चाहें पहले निकाल लें सवाल, और उसके बाद भी हम हाजिर होंगे। हमने आपको पता हम कहीं जा नहीं रहे, बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर। और 6 तारीख से अगर फिजिकल स्टार्ट हो जाती है इंशाल्लाह ताला तो हम उसके बाद भी हाजिर होंगे और आप जब भी चाहें डिस्कस करें। बस एक बात हमेशा याद रखें, मैंने बताया था कि सेक्शन ए जो है वो हमेशा से एक प्राउड सेक्शन कहलाता है और आपकी क्लास में नो डाउट बहुत अच्छे बच्चे मौजूद हैं, मेहनती बच्चे मौजूद हैं और बहुत अच्छे अंदाज से फिज़िक्स की समझ बूझ रखते हैं। हमेशा से पढ़ाने मज़ा आया है और हमेशा बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब आपका सही वाला इम्तहान है कुछ टाइम पीरियड का, जब आप बोर्ड के पेपर के अंदर इंटर होंगे तो आपको अपने तमाम टीचर्स का भरम रखना है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने कैसा पढ़ाया हमें, और अच्छा स्कोर ला के दिखाना है और साबित करना है कि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। अल्लाह ताला आपको हर इम्तहान में, दुनियावी और आखिरत तमाम इम्तहानों में आपको कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे के दिन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।